हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आपका साइंस का चैप्टर है 13 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या आपको पता है कि इस चैप्टर से 21 मार्च को होने वाली विज्ञान की परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि 21 मार्च को होने वाली साइंस की एग्जाम में इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस अध्याय से आएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और जो अध्याय है आपका 13 है, इस चैप्टर से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वस्तुनिष्ठ यानी एब्रसेडर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इस चैप्टर के अंदर से देखने को मिलेगा 21 मार्च के पेपर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कवर करेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को आपके लिए बता दिया जाएगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। अगर एक बात मैं आपके लिए बता देता हूं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट 9th क्लास का देख रहा है इस वीडियो को, तो उसके लिए एक खुशखबरी है कि इस चैनल पर बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड आने वाला है और इस चैनल पर आपको डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहना, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए पढ़ाया जाएगा ताकि आपको वार्षिक एग्जाम में और गणित और विज्ञान दो सब्जेक्टों के अंदर 100% अंक मिल सके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एवरेज वाले क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते पहले परितंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं। परितंत्र, ये हमारा जो परितंत्र है इसमें किस प्रकार के घटक शामिल होते हैं। जैविक घटक, जैव घटक बोल लो या जैविक, एक ही बात है। जैव घटक, अजैव घटक, जैव व अजैव दोनों, या फिर द कोई नहीं, ठीक है। जो हमारे परितंत्र होता है इसमें दो प्रकार घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है ना। तो परितंत्र में कौन से घटक शामिल हैं? दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैव और अजैव दोनों, इसलिए आपका सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दिमाग में फिट करते जाना, ठीक है ना, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आहार श्रृंखला का प्रथम कोशी स्तर है। जो आहार श्रृंखला है उसका प्रथम कोशी स्तर क्या होता है? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होता है, या फिर मांसाहारी होता है, या फिर अपमार्जक होते हैं। तो ये कह रहा है कि आहार श्रृंखला का प्रथम कोशी स्तर, तो ये प्रथम कोशी स्तर स्टार्टिंग कहां से होती है? आहार श्रृंखला पादपों से, और पादप क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक आपका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? स्वपोषी, इन पादपों को ही स्वपोषी बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो ये प्रकाश से क्या ग्रहण करते हैं? सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा को किस में ये बदलते हैं? भौतिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा में, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय ऊर्जा में। तो देखिए, सौर प्रकाश की सहायता से क्या बनाते हैं? ये पादप अपना भोजन बनाते हैं, और इनके अंदर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये स्वपोषी यानी पादप होते हैं, ये सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए आपका बे ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो देखिए, आहार श्रृंखला होती है, तो आहार श्रृंखला कैसे बनती है आपको पता है? सबसे पहले उत्पादक आता है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऐसे जैसे ही प्राथमिक उपभोक्ता आपके पादप आ जाते हैं, ठीक है ना। पादप ऊर्जा कहां से ग्रहण करते हैं? सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। फिर पादपों को शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, फिर उनको मांसाहारी जी, फिर उनको उनसे भी बड़ा मांसाहारी जी, इस प्रकार से श्रृंखला का निर्माण होता है। तो जो ये सौर जो पादप होते हैं सूर्य से क्या लेते हैं? सौर ऊर्जा लेते हैं, तो उसका कितना भाग अगले स्तर में पहुंचता है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, जो पादप होते हैं, पादपों ने सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण करी, और पादपों को कौन खा जाएगा? वो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जानवर खा जाएंगे। तो शाकाहारी जानवरों में कितनी ऊर्जा पहुंचेगी? तो देखिए, ये याद रखना हमेशा कि 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10 ऊर्जा, ठीक है ना, 10% ऊर्जा। तो देखिए, पादपों ने सूर्य से जितनी ऊर्जा ग्रहण की उसका 10% शाकाहारी जानवरों में पहुंचेगा। अब शाकाहारी जानवरों ने पादपों से जितनी भी ऊर्जा ग्रहण की है
उसका 10% उससे अगले स्तर में पहुंचेगा। पर अगले स्तर ने जितनी ऊर्जा ग्रहण की है शाकाहारी जानवरों से, उसका 10% ही अगले स्तर में पहुंचेगा। ऐसे 10-10-10-10% मिलता जाएगा, परंतु एंड में जाकर के जो लास्ट जो शीर्षस्थ जो उपभोक्ता होता है, ठीक है ना, उसके पास बहुत कम मात्रा में क्या पहुंचती है, ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, हमेशा 10% ही ऊर्जा अगले स्तर में पहुंचती है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। आपसे एक बात मैं बोलूं कि वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाते हो। अरे भाई, ये कंजूसी तो रुपयों की की जाती है क्या? फिर आपके वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके पैसे लग रहे हैं? नहीं लगते। जब नहीं लगते तो फिर ये काम करते क्यों नहीं? मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वीडियो को देख कर चले जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर करना चाहे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आ जाइए। आहार जाल में, आहार जाल बोल लो या श्रृंखला बोल लो, एक ही बात है। आहार जाल में किस प्रकार की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है? आहार जाल में किस प्रकार की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है? सीधी आहार श्रृंखला या फिर शाखानुवित आहार श्रृंखला, ए वे दोनों, ये दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला उत्तम शाखानुवित मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? शाखानुवित आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है। दिमाग में सेट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में, ये हमारा स्थलीय परितंत्र है, हम जहां रह रहे हैं, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 1%, 2%, 5% या फिर 10%? तो देखिए जो ये पादप होते हैं, इनकी जो हरी पत्तियां होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, उसका दूसरा नाम है हरित लवक, उसका तीसरा नाम है पर्णहरित। उसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और उसी की सहायता से ये जो पादप होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश से क्या ग्रहण करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसका कितना प्रतिशत भाग, उसका कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? तो ये दिमाग में सेट रखना, 1%। कितने प्रतिशत है? 1% सौर ऊर्जा का ही पादप उपयोग करते हैं खाद्य ऊर्जा के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? जो खाद्य जाल होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय बोल लो चाहे एक दिशा बोल लो, एक ही बात है। एक दिशीय होता है, एक दिशा मतलब एक दिशा में होता है, द्विदिशीय होता है, या फिर त्रिदिशीय होता है, या फिर चतुर्दिशीय होता है। याद रखना, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय ही होता है। कैसा होता है? एक दिशीय ही होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है। हम सब क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है ना, उत्पादक कौन है? ये पादप है, स्वयपोषी पादप है। ठीक है ना, उत्पादक, और हम कौन है? उपभोक्ता है। और बकरी, गाय, भैंस ये क्या है? ये भी उपभोक्ता है। ठीक है ना, शेर क्या है? उपभोक्ता है। तो ये उपभोक्ता होते हैं। इन उपभोक्ताओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी आप जानते हैं, जो डायरेक्ट पादपों को ही खाते हैं। ठीक है ना, सर्वाहारी जो पादपों को भी खाते हैं और शाकाहारी जानवरों को भी खाते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी में मनुष्य आता है। ठीक है ना, मांसाहारी
जो केवल मांस ही मांस खाता है, ठीक है, जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता इस प्रकार से जानते हैं, ठीक है ना। तो उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है किसमें, शाकाहारी में भी बांटा गया है, सर्वाहारी में भी बांटा गया है और मांसाहारी में भी बांटा गया है, इसलिए द ऑप्शन आपका राइट रहेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, वस्तुनिष्ठ ही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट देखिए उत्पादक, सही बात है, उत्पादक ही स्टार्टिंग में आना चाहिए, उत्पादक यानी हरे पौधे, ठीक है। उत्पादक को कौन खाएगा, मांसाहारी। क्या पादपों को मांसाहारी खाएंगे, नहीं, मांसाहारी तो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, तो यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है ना। ब देखिए उत्पादक, उत्पादक को कौन खाएगा, शाकाहारी, सही है। शाकाहारी कौन खाएगा, मांसाहारी, सही है। मांसाहारी कौन खाएगा, अपघटक, जिनको हम अपमार्जक बोलते हैं, ठीक है ना। तो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। और भी देख लो, अपघटक स्टार्टिंग में तो अपघटक आ ही नहीं सकता, ये सबसे एंड में आता है। शाकाहारी, शाकाहारी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्टिंग जो आहार श्रृंखला का निर्माण होता है तो स्टार्टिंग कहां से होती है, उत्पादक से, ठीक है ना। तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये कहा है प्रकाश की उपस्थिति में, अगर ये भी न कहा जाता और आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता कि हरे पौधे आहार बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो भी यहाँ पर कोई आंसर है वही लिखना होता है, ठीक है ना। तो देखिए O2 यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, N2 या फिर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, या फिर CFC, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या फिर इसका उपयोग करते हैं, नहीं। तो देखिए जो हरे पौधे होते हैं अपने अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, तो सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 1 2 3 4। तो ओजोन का अणु सूत्र आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन को हम O2 से प्रदर्शित करते हैं, अगर इसमें एक ऑक्सीजन और मिल जाए तो ये बन जाएगा ओजोन। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ध्यान रखना। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2, और ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ गमन करते हैं। ओजोन का सूत्र याद रखना O3, और उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट किस वर्ष में देखी गई। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है उसमें तीव्रता से गिरावट देखी गई, और उसके कारण कई थे, ठीक है ना, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो होता है ओजोन परत के क्षय में सहायक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1980, 1981, 1982 और 1983 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखना वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट 1980 में देखी गई। कब देखी गई, 1980 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है। आहार श्रृंखला जो होती है उसमें सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर सबसे अधिक संचित होती है, यानी सबसे अधिक ग्रहण की जाती है, उत्पादक में, शाकाहारी में, मांसाहारी में या अपघटक में। तो देखिए अभी अभी हमने ऊर्जा के बारे में बताया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने कहा था कि जो पादप होते हैं वो सूर्य से जितनी भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका 10% अगले स्तर में पहुंचता है। तो ऐसे ही दूसरा जो स्तर है उसने जितनी पादपों से ऊर्जा ग्रहण की है उसका 10% अगले स्तर में पहुंचेगा। तो सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर को मिलेगी, सबसे अधिक तो उत्पादक को ही मिलेगी। किसको मिलेगी, उत्पादक को।
फिर उत्पादक से अगला स्तर क्या है, शाकाहारी है। तो शाकाहारी के लिए उत्पादक का 10% या उत्पादक ने सूर्य से जितनी ऊर्जा ग्रहण की है उसका 10% किसको मिलेगा, शाकाहारी को। फिर शाकाहारी ने जितनी पादपों से ऊर्जा ग्रहण की उसका 10% किसको मिलेगा, मांसाहारी को। ऐसे तो ऊर्जा का स्तर घटता हुआ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्तर में ऊर्जा का स्तर घटता हुआ जाता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा संचित कहां होती है, उत्पादक में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास, गेहूं, आम। इस टाइप से भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो घास, गेहूं, आम, क्या घास को गेहूं खाएगा, नहीं। ये सभी तीनों क्या है, उत्पादक है, स्वपोषी है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। घास, घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खा जाता है, मानव, बिल्कुल खा जाता है क्योंकि मानव सर्वाहारी होता है, ठीक है ना। और मानव को कौन खा जाता है, अपघटक। अब मानव को अपघटक कैसे खा जाता है, तो देखिए, तो हमारे इस पृथ्वी पर कई प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं। तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो मानवों का दाह संस्कार करते हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो मानवों का क्या करते हैं, यानी भूमि के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जो भूमि के अंदर गाड़ते हैं उन मानवों को कौन खाएगा, अपघटक ही खाएगा। तो इसलिए आपका बे ऑप्शन राइट रहेगा। घास, घास को बकरी खाएगा, ठीक है ना, बकरी को मानव, मानव को अपघटक। तो से बकरी, गाय, हाथी तीनों क्या है, शाकाहारी जानवर हैं, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। घास, मछली, बकरी ये भी अपन का सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेना, और इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से और इसी वीडियो के अंदर से आपको बोर्ड के एग्जाम यानी 21 मार्च को पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब आपके सामने रिक्त स्थान आ चुके हैं, इस प्रकार से आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, ठीक है। जो मैंने एवरेज जो क्वेश्चन कराए हैं वहां से भी आपका रिक्त स्थान बन सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऊर्जा के पिरामिड सदैव खाली जगह होते हैं। जो ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं, तिरछे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली जगह से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए, ओजोन परत का कार्य क्या है, ओजोन परत का कार्य है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत रोक देती है, जिससे पृथ्वी पर रह रहे जीव उसके कुप्रभाव से या दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है, ओजोन परत करती है। कौन करती है, ओजोन परत करती है। अब ओजोन परत जो हमारी ऐसे भूमंडल पर तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है कि वायुमंडल में कई प्रकार के वायुयान उड़ते हैं, उनकी वजह से ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं। क्या हो गए हैं, छिद्र हो गए हैं। एक कारण तो ये है कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आने लग गई हैं, जिससे कई प्रकार की तमाम बीमारियां फैलने लगी हैं, ठीक है ना। दूसरा कारण यह है कि हमारी जो पृथ्वी पर जो मानव संश्लेषित रसायन है, जैसे क्लोरोकार्बन है या फिर अन्य रसायन है, ठीक है ना, वो ओजोन परत के क्षय में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। मानव यानी ओजोन परत का क्षय हो जाता है उनकी वजह से, क्लोरोकार्बन की वजह से, एक प्रकार गैस है, ठीक है ना। और भी अन्य मानव निर्मित संश्लेषित रसायन है, तो उनकी वजह से ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, जिससे और अधिक संख्या में पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आ रही हैं। और हमारे मानव के द्वारा कई प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे इस भूमंडल पर तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली जगह से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे सुरक्षा प्रदान करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है कौन, ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाली जगह रसायन का उपयोग किया जाता है।
रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन, रेफ्रिजरेटर एक इंग्लिश वर्ड है और शीतलन एक हिंदी वर्ड है। शीतलन मतलब ठंडक, जो ठंडक का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कई उपकरण आ जाते हैं, तो उनमें किस रसायन का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से वो यानी जल को ठंडा कर देते हैं, गर्म वस्तु को ठंडा कर देते हैं, तो उसके अंदर CFC रसायन का उपयोग किया जाता है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का पूरा नाम आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ये क्या है? गैस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। तो इसमें आएगा जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय, ठीक है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, और जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, यानी जैविक प्रक्रम द्वारा कौन कौन अपघटित हो जाता है, कौन कौन नहीं होता है। जैसे साग सब्जियों के छिलके होते हैं, पेड़ पौधों की छालें होती हैं, ठीक है ना, और मनुष्य हो गया, अन्य जानवर हो गए, ये जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। परंतु प्लास्टिक है, कांच है, ठीक है ना, इनको जैविक प्रक्रम द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे अजैव निम्नीकरणीय। अब आपसे ये पूछा जाए कि जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ कौन से होते हैं? जैविक पदार्थ वो होते हैं जो यानी वृद्धि करते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना, जो गति करते हैं, तो वे सभी तो आ जाएंगे जैविक पदार्थों में। और अजैविक पदार्थ जो ये कार्य नहीं करते हैं। अजैविक पदार्थ जैसे पानी हो गया, क्या पानी चलो गति करता है, परंतु क्या वो वृद्धि करता है, क्या शोषण करता है? नहीं करता। क्या उत्सर्जन करता है? नहीं करता। तो पानी ये क्या है? अजैविक घटक है, ठीक है ना। मिट्टी, पहाड़, पत्थर, ठीक है, ये क्या है? अजैविक घटक है। जैविक घटक मानव हो गया, जानवर हो गए, ठीक है ना, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है ना, पादप हो गए, तो ये क्या है? जैविक घटक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अधिकतम ऊर्जा खाली जगह पोषक स्तर पर संचित होती है। अभी अभी बताया है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक स्तर में संचित होती है? उत्पादक में। किसमें? उत्पादक में, ठीक है ना। उत्पादक पोषक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। एक ही वीडियो में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्लियर है। और इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये आप माइंड में सेट करके रखना, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 20वां, कोशी स्तर का प्रमाण बनाइए। तो कोशी स्तर का प्रमाण अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम में बनवाए तो आपको किस हिसाब से बनाना है? देखिए, तो आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 खाने बना देने हैं। तो सबसे पहले नीचे बनाना है, तो नीचे नीचे लिख देना है आपको उत्पादक। क्या लिख देना है? उत्पादक। फिर दूसरा खाना बनाना है, तो इसमें लिख देना आपको प्राथमिक उपभोक्ता। क्या लिख देना है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर तीसरा खाना बनाना है, इसमें लिख देना है आपको तृतीयक द्वितीयक उपभोक्ता। क्या लिख देना है? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। और ये चौथा खाना है, तो इसमें लिख देना आपको तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। अगर कोशी स्तर का आपसे प्रमाण बनवा लिया जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको ऐसे बना के आना है, ठीक है ना। आप सीखे होंगे कोशी स्तर का प्रमाण बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। अगर आपसे एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनवा लिया जाए तो देखिए आपको कैसे बनाना है। अभी अभी आपने कोशी स्तर का प्रमाण बनाना सीखा, अब आप सीखिए ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाना, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, नीचे नीचे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, सबसे बड़ा, और इसमें लिख देना है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। ऊर्जा सबसे पहले कहां से आती है, सूर्य के प्रकाश से आती है। फिर सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं कौन है, उत्पादक, ठीक है ना। तो इससे छोटा एक बॉक्स बनाना है ऐसे, और इसमें लिख देना है आपको उत्पादक, जिनको हमें स्वयंपोषी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उत्पादक को कौन खाता है, वो बॉक्स बना देना आपको, इससे छोटा बनाना है। तो उत्पादक को कौन खाएगा भैया, शाकाहारी जीव खाएंगे, तो यहां पर लिख देना आपको शाकाहारी, ठीक है। फिर शाकाहारी को कौन खाएगा, तो इसके ऊपर एक बॉक्स और बनाना है इससे छोटा, शाकाहारी को खाने वाला कहलाएगा मांसाहारी, क्या कहलाएगा, मांसाहारी, तो इसमें लिख देना है मांसाहारी। फिर मांसाहारी को भी कौन खाएगा, मांसाहारी को खाएगा भैया, इसके ऊपर लिख देना है इससे ऐसे, ठीक है ना, इससे ऊपर एक बॉक्स बनाना है, वो रहेगा आपका शीर्ष मांसाहारी, क्या होगा, शीर्ष मांसाहारी, ठीक है ना। ये ऊर्जा का क्या है, एक प्रवाह है, ठीक है ना। ऊर्जा का प्रवाह का आरेख चित्र आपको इस हिसाब से बनाना है, नीचे सबसे बड़ा बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है सूर्य प्रकाश, फिर सूर्य के प्रकाश के ऊपर फिर एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है उत्पादक, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है शाकाहारी, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है जिसको में लिखना है मांसाहारी, उसके ऊपर ही फिर एक बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है शीर्ष मांसाहारी, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आएगी, उसको कौन लेगा, उत्पादक, उत्पादक से ऊर्जा कौन लेगा, शाकाहारी, शाकाहारी से ऊर्जा कौन लेगा, मांसाहारी, मांसाहारी से ऊर्जा कौन लेगा, शीर्ष मांसाहारी, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। चैप्टर आपका समाप्ति की ओर जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, परितंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाइए, परितंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाइए, उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 14, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ओजोन परत का अपक्षय, कि ओजोन परत का अपक्षय क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है ना, ये ओजोन परत के बारे में समझाना है, इसका उपयोग क्या होता है। सेकंड, कचरा प्रबंधन, कि कचरा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसका निपटान कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 25वां। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चनों को आप स्वयं तैयार कर लेना। आप स्वयं कहां से करेंगे, तो देखिए आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आपकी जो संजीव पासबुक होती है, तो संजीव पासबुक में आप इन क्वेश्चनों को देख लेना, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां से इन 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, ठीक है ना। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 5 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा 21 मार्च को, जो 21 मार्च को प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी समझ में संजीव पासबुक में से नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, इन 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं समझाने बैठूंगा इनको तो वीडियो आपकी काफी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कंजूसी मत दिखाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और तैयारी कीजिए, जम करके मेहनत करते रहिए, अपना जो सपना है उसको साकार कीजिए, अच्छे अंक लाने का, ठीक है ना। 21 मार्च ये एग्जाम होने में आपका एक दिन बचा है, ठीक है ना। आज की रात है, कल का दिन है, ठीक है ना। परसों की रात में आपको रेस्ट करना है और 21 तारीख को आपकी एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद हम मैथ की तैयारी पर जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।